दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं क्योंकि शिक्षा से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि देश और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी निगाह रखूं। लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में ऑफलाइन एजुकेशन का वर्चस्व रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफलाइन एजुकेशन में सक्रिय रहीं, चाहे वो फिटजी हो, एलन हो, आकाश हो, नारायणा हो। कोटा में तो बहुत सारे इस तरह के लोग बैठे हैं। कोटा तो पूरा शहर ही ऑफलाइन एजुकेशन में जुटा हुआ है। इस तरीके से दिल्ली का मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे संस्थान सक्रिय हैं जो ऑफलाइन एजुकेशन प्रदान करते हैं। महामारी के दौरान जब सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए तो ऑनलाइन एजुकेशन का परंपरा शुरू हुई और वो फेस निपटने के बाद अब एक हाइब्रिड एजुकेशन का सिस्टम शुरू हुआ जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बनाने के प्रयास किए गए। कुछ प्रयास सफल भी हुए, कुछ प्रयास विफल हैं। ऐसे ही एक बड़े प्रयास का नाम है बायजू। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरा बालक स्कूल में पढ़ रहा था तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा इसने एक प्रोग्राम कर रखा था बायजू वाले ने, और बायजू का मालिक खुद वहां पर उपलब्ध था और उसने संबोधित भी किया था छात्रों को और पेरेंट्स को। और स्कीम कुछ इस प्रकार की थी कि आपके बच्चे को कुछ टेस्ट वगैरह लेना था और जो उसमें सफल होते हैं उनको शायद उन्होंने कुछ महंगी सी इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट देनी थी। ये मोबाइल फ़ोन था या आईपैड था, नहीं ध्यान मुझे। बहरहाल बहुत तेजी से बायजू ने एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ता हुआ ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया और ढेर सारी कंपनियां भी इसने एक्वायर करनी शुरू कर दी। घाटे की कंपनियां भी इसने उठा ली। वाइट हेड जूनियर घाटे में जा रही थी, उस कंपनी को इसने परचेज किया। आकाश का ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम था, उसको इसने एक्वायर किया। ग्रेट लर्निंग को इसने एक्वायर किया और बड़े बड़े फिल्मी सितारों को इसने हायर किया। स्पोर्ट्स के लोगों को भी हायर किया, संगीत के लोगों को भी हायर किया, जो इसकी विभिन्न कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे थे या इसके पैसे के दम पर छात्रों को आह्वान कर रहे थे कि इसकी कंपनियों से आप शिक्षा लीजिए। स्पोर्ट्स के लोग भी उसमें शामिल थे, संगीत के लोग भी शामिल थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, आपको मालूम है टेलीविजन पे आपने विज्ञापन देखे होंगे। तो लोगों को लग रहा था कि ये बायजूस वाला कुछ ऐसा कमाल करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? 2020-21 की जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है, जो कुछ दिन पहले ही जारी हुई है, उसमें लगभग 4500 करोड़ रुपए का इसको घाटा हुआ है। 4500 करोड़ रुपए का घाटा। हजारों इसके एम्प्लॉइज हैं, हजारों लोगों का जीवन निर्भर करता है इस कंपनी के खड़े रहने या डूबने पर। और ये रिपोर्ट भी अब आई है कुछ दिन पहले। अब तक तो 2021-22 की, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 में खत्म हो गया, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए थी वेबसाइट पर, जो नहीं हुई। कंपनी के तरफ से कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कंपनी अब मुनाफे में है और बहुत तगड़ा मुनाफा इसको हुआ है। लेकिन ऐसे कुछ आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं कि कितना मुनाफा हुआ है और इसमें से वो जो 4,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था वो घटा दिया गया है कि नहीं घटा दिया गया, उस घटाने के बाद कितना मुनाफा हुआ है, इस तरह की कोई अधिकृत सूचना कहीं सामने नहीं है।
वेब इंटेलिजेंस चैनल वाले भी बायजू के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो भी कयास ही लगा रहे हैं, अंदाजा ही लगा रहे हैं कि ये बायजू के भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का सारा खेल बहुत बड़ा है। पिछले दिनों में जिस छात्रा ने नीट में पहला स्थान प्राप्त किया है, 3 बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के विज्ञापन में यह था कि उस छात्र ने उनके यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। और मजेदार बात यह थी कि तीनों विज्ञापन राजधानी के प्रमुख अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ही अलग अलग दिन छपे। एक संस्था कहती थी इसने हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, दूसरी संस्था कहती थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, और तीसरी संस्था कहती थी कि हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। तो लोगों को कोचिंग सेंटर्स के, कोचिंग के व्यावसायिक लोगों के खेल तो समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन आम जनता, जो अभिभावक हैं, जो अपने बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर की तलाश कर रहे होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे होते हैं, वो इतनी डिटेल एनालिसिस नहीं करते। जिसका बड़ा नाम होता है, जिसका बड़ा विज्ञापन होता है, जिसके टेलीविजन पे विज्ञापन दिखते हैं, अखबारों में विज्ञापन दिखते हैं, पूरे पूरे पन्नों के विज्ञापन दिखते हैं, जगह जगह उनके होर्डिंग्स दिखते हैं, तो वो उनके चंगुल में, मैं कहूँगा, जाकर फंस जाते हैं। और कोई भी इनसे ये सवाल नहीं करता कि ये जो प्रथम आने वाली छात्रा है, ये तो आपके यहाँ भी प्रथम आप दिखा रहे हो, दूसरा सेंटर भी दिखा रहा है, कैसे संभव है? कोई सवाल नहीं पूछता। और कोई ये भी सवाल नहीं पूछता कि पिछले साल आपके यहाँ कितने छात्र छात्राओं ने नीट की कोचिंग ली। अगर 1 लाख छात्र छात्राओं ने नीट की कोचिंग ली, तो मात्र 100 लोगों का या 150 लोगों का ही मेडिकल में एडमिशन क्यों हुआ? बाकी लाखों छात्रों का क्या हुआ? कोई इनसे सवाल नहीं पूछता कि जेईई के इम्तिहान में बैठने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए, आईआईटी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो लाखों छात्रों ने आपके यहाँ कोचिंग ली थी, तो चंद 100 का ही एडमिशन क्यों हुआ? बाकी हजारों लाखों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? वो मान के चलते हैं, जिनके बड़े बड़े विज्ञापन में जब वो देखते हैं रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 23, रैंक नंबर 27, रैंक नंबर 212, इस तरह के रैंक को जब वो पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे रैंक इन्हीं के उसमें आ रहे हैं, तो वो एक बार में एक ही विज्ञापन देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये विज्ञापन नारायणा का है, कि एलन का है, कि फिटजी का है, कि आकाश का है, कि बायजू का है, या किसी और का है। जो भी कोचिंग सेंटर पे वो चले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, वहाँ के मोटे मोटे पैम्फलेट देख के, मोटे मोटे बैनर देख के वो उस प्रभाव में आ जाते हैं और मान के चलते हैं कि बच्चे के लिए 4 या 5 लाख रुपए की फीस दे के मैंने आईआईटी में उसके लिए सीट बुक करा ली। पहले सिर्फ 11वीं 12वीं में इसकी कोचिंग होती थी, 12वीं में कह सकते हैं कोचिंग होती थी, फिर 11वीं वालों को भी उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, 10वीं वालों को, 9वीं वालों को, 8वीं वालों को, 7वीं वालों को, और 6वीं वालों को भी स्टूडेंट्स को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सारा खेल माया नगरी का खेल है। और ये जो आईआईटी ब्रांड है, जो मेडिकल कॉलेज का नाम है, और जो आईआईटी में जाने का रुतबा है, जो डॉक्टर बनने का रुतबा है, लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की हसरतों, लोगों की इच्छाओं से ये कोचिंग सेंटर वाले खेल रहे हैं। अगर आपका बालक मेधावी है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर वो एनसीईआरटी की किताबें और जो और बहुत अच्छे लेखकों की किताबें उपलब्ध हैं ऑफलाइन मोड में, जिसको आप छत पे बैठ के पढ़ सकते हो, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हो, रजाई के अंदर पढ़ सकते हो, सड़क पे बैठ के पढ़ सकते हो, बेंच पे बैठ के पढ़ सकते हो, सड़क के बिजली के खंभे के नीचे पढ़ सकते हो, जो बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं। सस्ता मैं बोल रहा हूँ कोचिंग सेंटर की फीस के मुकाबले में। तो अगर बालक मेधावी है, उसमें कुछ करने की क्षमता है, तो आपको इन कोचिंग सेंटरों के चंगुलों में फंसने की जरूरत नहीं। हो सकता है मेरी बात से कोचिंग सेंटर वालों को आपत्ति हो, मेरी भाषा से शायद उनको आपत्ति हो कि मैं चंगुल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बात आती है तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये सारे के सारे
शिक्षा की दुकानें आपके बच्चे को मेधावी बनाने के लिए नहीं खुली हैं। ये भी कंज्यूमर गुड्स की तरह ही आपको सपने बेच रहे हैं। तो ये सपनों के सौदागर घाटे में भी जा सकते हैं, नफ़े में भी जा सकते हैं, लेकिन असली घाटा उन पेरेंट्स का होता है, असली घाटा उन छात्रों का होता है, उन छात्राओं का होता है जो इनके सब्ज बाग में आकर सुनहरे सपने देखना शुरू कर देते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आइए, कमर कस लीजिए। जब भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, चाहे बैचलर डिज़ाइन हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे क्लैट का हो, जो भी आपको इम्तहान क्लियर करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करने की आप में क्षमता है, मेहनत करने की आप में इच्छा है, मेहनत करने का आप में कलेजा है, तो आपको लाखों रुपए फीस इन कोचिंग सेंटर वालों को देने की जरूरत नहीं है। शुभकामनाएं, नमस्कार।